ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। तो आई थिंक आप लोग को पूरी बातें मेरी क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स को। जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपके पास हेडिंग डली हुई है लोकेशन ऑफ रूट्स, और आज की डेट जरूर डाल दीजिएगा। दिस इज 05/10/2020। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और अगर उसमें कहा जाता है कि आपके पास सिर्फ रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है, क्या कहा जाता है? रियल और डिस्टिंक्ट। तो उसमें आप ये कंडीशन जान चुके हैं कि आप बहुत ही जल्दी लिख सकते हैं d ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप जब आपके सामने लिखा होगा सिर्फ रियल रूट्स है तब आप लिखेंगे d ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है तो आप लिखेंगे d ग्रेटर देन 0। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चंस को करते समय आपने ध्यान दिया होगा सिर्फ उसमें कहा जाता है कि x रियल है। और अगर x रियल है तो उस केस में जो आप कंडीशन लिखेंगे तो रियल के केस में वो डिस्टिंक्ट रूट्स भी हो सकते हैं, इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं। इसलिए आप अगर आपके सामने लिखा हो कि सिर्फ रियल रूट्स है तो रियल रूट्स के कंडीशन में आपको दोनों कंडीशंस शामिल करनी पड़ती हैं, d ग्रेटर देन 0 एज वेल एज d इक्वल टू 0। इसलिए आप उसको कंबाइन करके लिखते हैं d ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये आपको बिल्कुल रटी हुई है कि अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हो d इक्वल टू 0, नॉन रियल रूट्स हो तो d लेस देन 0। ये कंडीशन आपके अंदर पूरी बैठ चुकी है। लेकिन एक कंडीशन आपको मैं फिर से कह रहा हूं जो आप गलत कर सकते हैं। एग्जाम में आपके पास 100% लिखा रहेगा कि आपका जो रूट्स है वो रियल है, वो सिर्फ रियल रूट्स लिखते हैं। तो रियल रूट्स के लिए आपके पास कंडीशन होगी कि उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। इसलिए रियल रूट्स को देख करके सिर्फ आप लिखेंगे d ग्रेटर और इक्वल टू 0, और इसी कंडीशन से आप अपना आंसर निकालेंगे। अब बच्चों, हम लोग के पास ये तीन केस तो जो हम लोग पहले से जानते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक चौथे केस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। चौथा केस, चौथे केस में देखिए क्या लिखा है। लिखा है बोथ रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0। fx मतलब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोथ रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन k, यानी कि दोनों रूट्स जो हैं आपके वो किसी नंबर k से बड़े होने चाहिए। अब आपको भैया ग्राफ तो पहले ही से क्लियर है कि दोनों रूट्स अगर आप एक्सेस बनाते हैं, और मैंने आपको पॉलिनोमियल ऑलरेडी बना रखी है बताना कि दिस इज द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c का ग्राफ हो सकता है। और अगर आपको दोनों रूट्स k से बड़े दिखाने हैं तो k को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा, दिस इज k। और देखिए यहाँ पे जो दोनों रूट्स हैं आप, ये x = अल्फा और ये x = बीटा, ये दोनों ही रूट्स आपके क्या है, k से बड़े हैं। तो आपके पास तो एक ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों रूट्स k से अगर बड़े होंगे तो उस केस में कुछ ऐसा डायग्राम आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आपको कंडीशन लिखनी हो इस डायग्राम की तो आप कंडीशन कैसे लिखेंगे? आप अपने ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और कहेंगे कि जो k पर फंक्शन की वैल्यू है वो k पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसलिए हम कहेंगे fk इज पॉजिटिव। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बता दीजिए। यस बेटा बताइए क्या कह रहे हैं? फर्स्ट वाला केस एक बार बता दीजिए। फर्स्ट वाला केस, ओके, तो फर्स्ट वाला केस इसी केस 4 में ना? यस सर। हाँ, तो बेटा केस 4 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं। अगर मैंने तो ग्राफ पहले से बना रखा है, मैं आपके लिए दोबारा ग्राफ बना करके आपको समझाता हूँ। जरा इधर देखिए, सबसे राइट हैंड साइड में मैं रेड कलर का मार्कर यूज कर रहा हूँ। उसमें देखिए आपको करना क्या है, दोनों रूट्स के से क्या दिखाने हैं? बड़े दिखाने हैं। तो आप ग्राफ कैसा बनाएंगे? ऐसा ही तो ग्राफ बनाएंगे और के की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, तभी तो के की वैल्यू क्या है। देखो के जो है और अल्फा और बीटा जो है इनमें क्या रिलेशन निकल के आ रहा है कि के लेस है अल्फा और बीटा से, क्योंकि के क्या आ रहा है? अल्फा और बीटा से पहले आ रहा है, और अल्फा और बीटा ऑब्वियस सी बात है के से बड़े हैं। तो यही तो हमको कंडीशन चाहिए कि आपके दोनों रूट्स अल्फा और बीटा क्या हो? के से बड़े हो। तो के की पोजीशन क्या होनी चाहिए? अल्फा और बीटा से पहले होनी चाहिए। तो बच्चों ये के की पोजीशन है जो अल्फा और बीटा से पहली है। और अगर हम k पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो k पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, k पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी?
पॉजिटिव आएगी। तो बच्चों एक तो केस ये बन सकता है कि आपने कहा कि ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला के लिए कंडीशन क्या होती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और के पर फंक्शन की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास जो कंडीशंस निकल करके आ रही हैं कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो के पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन आपके मन में ये भी बात हो सकती है कि हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 हो, और ऐसे केस में ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला हो जाएगा। आपका ये रूट हो जाएगा x इक्वल टू अल्फा, ये रूट हो जाएगा x इक्वल टू बीटा। और आपको यहां पे भी आप बना सकते हैं कि k की वैल्यू को ऐसे प्लेस करिए कि k की वैल्यू अल्फा और बीटा से कम हो, मतलब दोनों रूट्स अल्फा और बीटा क्या हो जाए, k से ज्यादा हो जाए। तो चाहे आप ऐसे कहिए चाहे वैसे कहिए। तो आप ध्यान से देखिए कि दूसरे वाले केस में भी आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये जो k है वो दोनों रूट से क्या है, छोटा है, और दोनों रूट्स क्या है, k से बड़े हैं। ठीक है ना। तो यहां पर k की वैल्यू क्या आएगी, एफ के पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। k पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अब आपके मन में डाउट बन गया कि सर ये कैसे केस है। एक तो फर्स्ट केस भी पॉसिबल है और सेकंड केस भी पॉसिबल है। जब फर्स्ट और सेकंड केस दोनों पॉसिबल है तो सर कोई ऐसी कंडीशन बनाइए कि हमको सिर्फ एक ही बार सॉल्व करने की जरूरत पड़े, दो बार अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। तो हमने कहा कि बेटा एक तो ये कंडीशन है, अगर आप क्वेश्चन बड़ा करना चाहते हैं तो पहला केस सॉल्व कर लीजिए, a ग्रेटर देन 0 एफ के ग्रेटर देन 0। दूसरा केस सॉल्व कर लीजिए, a लेस देन 0 एफ के लेस देन 0। और दोनों को क्या ले लीजिए, यूनियन ले लीजिए, क्योंकि दोनों कॉमन केस है, क्योंकि दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों केसेस को कंबाइन भी किया जा सकता है। कैसे कंबाइन आप करेंगे, आप कहेंगे कि सर अगर a पॉजिटिव है और एफ के भी पॉजिटिव है तो a इंटू एफ के का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। a नेगेटिव है, एफ के भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे क्लियर कट कह सकते हैं कि सर अगर आप इस वाले केस को और इस वाले केस को थोड़ा सा कंबाइन कर ले तो ये बात 100% समझ में आ रही है कि a इंटू एफ के का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 100% होना चाहिए पॉजिटिव, है ना। दोनों केसेस को कंबाइन करने पर कहेंगे कि a इंटू एफ के का प्रोडक्ट दोनों केसेस में पॉजिटिव है। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि a पॉजिटिव एफ के पॉजिटिव तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, a नेगेटिव एफ के नेगेटिव तो दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कंडीशन जो होती है एक तो इस तरह से बन सकती है, और ये कंडीशन इस वाले केस में भी एग्जिस्ट करेगी कि जरूरी थोड़ी नहीं है कि उसके दोनों रूट्स अलग अलग हो, उनके दोनों रूट्स सेम भी तो हो सकते हैं। मतलब आपका d इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। तो ऐसे केस में ये आपका अल्फा है, यही आपका बीटा है, और k पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ध्यान से देखिए, अगर a लेस देन 0 कर दिया तो k पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये चारों कंडीशंस आपको समझ में आनी चाहिए, और चारों कंडीशंस को अब आप और ध्यान से देखेंगे तो a इंटू एफ के का प्रोडक्ट इन चारों केसेस के लिए पॉजिटिव होगा। तो मतलब ये कंडीशन आपको 100% याद रखनी है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन आ जाए कि आपके दोनों रूट जो दोनों रूट्स हैं वो 5 से बड़े हैं, दोनों रूट्स आपके 10 से बड़े हैं, दोनों रूट्स आपके 100 से बड़े हैं, तो आप एक कंडीशन लगाएंगे कि a इंटू एफ के क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और ये दोनों केसेस में पॉसिबल है, चाहे वो रियल रूट्स हो, चाहे वो डिस्टिंक्ट रूट्स हो, चाहे वो इक्वल रूट्स हो। तो आप क्या कहेंगे, d ग्रेटर और इक्वल टू 0, a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, एज वेल एज। अब आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता रखा है कि जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं -b/2a, -d/4a। तो जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है बच्चों, वो भी क्या होगा, k से बड़ा होगा हर केस में। देखिए मैं अगर आपको ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये देखिए ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, ये भी क्या है, k से बड़ा है। ये देखिए ये भी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, ये भी क्या है, k से बड़ा है। ये भी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, ये भी क्या है, k से बड़ा है। ये भी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, ये भी क्या है, k से बड़ा है। इसका मतलब अगर आपके पास ये तीनों कंडीशंस
सॉल्व होने पर, क्योंकि तीनों कंपल्सरी कंडीशंस है, तीनों जब एग्जिस्ट करेंगी एक साथ, तभी आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि दोनों रूट्स आपके क्या है, के से बड़े हैं। तो अब आप क्या करिए, इतना समझने के बाद आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आप इन कंडीशंस को, जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इन कंडीशंस को आपको याद रखना होगा। और जब क्वेश्चन में लिखा हो कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन या समझ गए, ग्रेटर वाले केस में आपको ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। और कंडीशंस को सॉल्व करके आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, यानी वो वाली कंडीशंस लेंगे जो तीनों के लिए कॉमन हो। तो आपको क्या याद रखना, क्या है, आपको सिर्फ ये बॉक्स याद रखना है, क्योंकि ये बॉक्स सारी कंडीशंस को आपको एक साथ फुलफिल करके देता है। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों केसेस को सॉल्व करेंगे, ये तीनों केस एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए और इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बात आप सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में एक नहीं काफी सारे आने वाले हैं, इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि कभी भी आपके पास कंडीशन आए बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको 100% सॉल्व हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे बढ़ते हैं और फाइनल फिर से बोल देते हैं, अगर दो रूट्स आपके के से बड़े हैं तो आपका d ग्रेटर और इक्वल टू 0, a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन k। इन तीनों कंडीशंस को आपको एक साथ सॉल्व करना होगा, उसका इंटरसेक्शन लेना होगा, तभी आपका फाइनल आंसर निकल करके आएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने, बोथ रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 इज लेस देन k। तो बोथ रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 इज लेस देन k। अब लेस देन k वाले में आपको कंडीशंस खुद ही समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब दोनों रूट्स को कम रखना है तो आप k को राइट हैंड साइड में रखेंगे, क्योंकि k यानी बड़ा हो गया, k अगर बड़ा हो गया तो वो राइट हैंड साइड में आएगा। ये देखिए, ये अल्फा है, ये बीटा है और k आपका राइट हैंड साइड में। तो ये कंडीशन क्या हुई, आप कहेंगे a ग्रेटर देन 0 हुआ, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड्स है। k पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और क्या केस हो सकता है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला हो सकता है। ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा तो उस पर k पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। और आपका a लेस देन 0 है, ठीक है। और यही कंडीशन जो है आप इक्वल टू 0 वालों के लिए भी बना सकते हैं। तो इक्वल टू 0 वालों का ग्राफ आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे अपनी स्क्रीन पे, एक बार ओपनिंग डाउनवर्ड्स, एक बार ओपनिंग अपवर्ड्स। तो आप देखेंगे कि जो दोनों रूट्स हैं वो k से कम है, इसलिए k को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ आपके पास वैसे ही आएगा कि k पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, a आपका पॉजिटिव है, और यहाँ पर a आपका लेस देन 0 है और k पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, क्योंकि जब आप k लेस देन 0 लेंगे, जब k पर फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो वो लेस देन 0 आएगी। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और अगर हम चारों कंडीशंस को कंबाइन कर दें तो आपको 100% समझ में आना चाहिए कि हर कंडीशन में a इंटू एफ के का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। a इंटू एफ के का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, और जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा k से छोटा है। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कहां लाई करता है, दिस इज वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, ये भी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, ये भी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमेशा k से छोटा है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको करना सिर्फ इतना होगा कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स की कंडीशंस को लर्न कर लीजिए, और जब आपका फाइनल आंसर तीनों को सॉल्व करने पर आए तो उनका आपस में इंटरसेक्शन ले लीजिए, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस एक साथ होल्ड करनी चाहिए। तो इतना पार्ट बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। सर एग्जाम में डायरेक्ट ये बॉक्स वाला फॉर्मूला याद होगा और फिर इंटरसेक्शन कर देंगे तो सही हो जाएगा, बिल्कुल ये सही हो ग्राफ पर जाएगा, भी शो करना 100%। पड़ेगा? नहीं, शो ओके नहीं करना होता है, आपको डायरेक्ट इन कंडीशंस को सॉल्व करना है और उनका इंटरसेक्शन लेना है, और कुछ नहीं करना है। सर, इसकी कोई ट्रिक बता दीजिए, जैसे कि इसमें केसेस तो 4 से लेके काफी, जो आपने ये ग्राफ वाले केस हैं
इसको याद करने की नहीं, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है। है, नहीं, इसको कोई भी ट्रिक नहीं होती है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, अपना ग्राफ ड्रॉ करना होगा, हर कंडीशंस को अपने मन से सोचना होगा। जैसे ही आप सोचेंगे आपको सारी चीजें खुद समझ में आने लगेंगी, क्योंकि कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, या तो डी ग्रेटर देन जीरो हो सकती है या डी इक्वल टू जीरो हो सकती है। तो बस आपको करना यही होगा कि एक बार डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, इन कंडीशंस को सोचना होगा और आपके पास खुद ब खुद रिजल्ट आपको खुद ग्राफिकल एनालिसिस से खुद ही क्लियर आपको समझ में आएगा कि क्या रिजल्ट हो सकता है, और कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला केस अब आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपके मन में जरूर रहता है कि के जो एक बार छोटा है दोनों रूट से, के एक बार दोनों रूट से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि कोई नंबर हो के वो दोनों रूट्स के बीच में लाई करे। मतलब कंडीशन बन जाए के लाई बिटवीन टू रूट्स एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब जो मैं आपको कंडीशन बताने जा रहा हूं वो तो कंडीशन और भी छोटी हो जाती है, क्योंकि इस कंडीशन में दो रूट्स होना कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पे d इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे d इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जब दो रूट्स होंगे तभी उनके बीच में k लाई करेगा, अदरवाइज दो रूट्स के बीच में k तो ऐसे ला ही नहीं कर सकता। तो अगर k लाई कर रहा दो रूट्स के बीच में तो 100% है उसके दो रूट्स होंगे तभी वो लाई कर सकता है, अदरवाइज वो लाई कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कंडीशन दो इक्वल रूट्स के लिए यानी d इक्वल टू जीरो के लिए तो हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे केस में d ग्रेटर देन जीरो तो आप समझ गए हो कि उन्हीं केसेस को बनाना होगा। तो एक बार d ग्रेटर देन जीरो आप क्या करिए, एक बार ओपनिंग अपवर्ड्स के साथ बनाइए, और d और एक बार आप क्या करिए, d ग्रेटर देन जीरो ओपनिंग डाउनवर्ड्स के साथ बनाइए, और आपको खुद ब खुद कंडीशंस अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेंगी कि यहां पर अगर a पॉजिटिव है तो k पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। k पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बना भी सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो k पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी। तो देखिए k पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ भी रही है, और अगर a लेस देन जीरो कर देंगे तो k पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और अगर आप अपनी कंडीशंस को फिर से कंबाइन कर लें, अपनी कंडीशंस को अगर आप फिर से कंबाइन कर लें, यानी कि a ग्रेटर देन जीरो, एफ के लेस देन जीरो, एक ग्रेटर है एक लेस है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, लेस देन जीरो। भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू एफ के का प्रोडक्ट लेस देन जीरो। सिमिलरली यहां पे भी a इंटू एफ के का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आएगा। तो आप कंपलसरी कंडीशंस क्या कह सकते हैं कि d ग्रेटर देन जीरो हो एज वेल एज a इंटू एफ के का प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो। इसमें और कोई भी कंडीशन नहीं कर सकती है एग्जिस्ट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सर कैन आई लीव सर, फिजिक्स की क्लास है। हाँ हाँ यस बेटा, यस बेटा। तो इसमें बेटा और कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, यही एक सिंपल अकेली कंडीशन होती है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर हम इस कंडीशन को बॉक्स में बंद कर लें तो आपको ये दो कंडीशंस याद रखनी होंगी और इनका आपस में आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज पॉजिटिव और बोथ रूट्स ग्रेटर देन जीरो। ध्यान से देखिएगा, दोनों कंडीशंस हम क्या बना रहे हैं, हम दोनों कंडीशंस को, जो दूसरी कंडीशन है उसको हम ऐसे लिख देते हैं कि या तो आपका जो फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो उसके दोनों रूट्स पॉजिटिव हो, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसके दोनों रूट्स क्या हो, जीरो से बड़े हो, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो से बड़े। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव का मतलब, आप एक और बात भी याद रख सकते हैं कि अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो उसका मतलब दोनों रूट्स जीरो से बड़े हैं। अब ये कंडीशन किस किस में फुलफिल हो सकती है, उसमें आप चारों केसेस सोच के देख लीजिए, ये इक्वल टू जीरो वाले में, ग्रेटर देन जीरो वाले में, चारों कंडीशंस में आप सोच करके देख लीजिए। तो अगर आप पहली वाली कंडीशन सोचेंगे तो वो भी आपको क्लियर होगी कि अगर आपके दोनों रूट्स, ये हैं आपके दोनों रूट्स, एक रूट है आपका x इक्वल टू अल्फा
और दूसरा रूट है आपका x इक्वल टू बीटा। तो दोनों रूट्स क्या है, 0 से बड़े हैं, तो 0 से बड़ा होने का मतलब 0 आपका पहले आएगा, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इन एक कंडीशन तो ये हो गया कि a पॉजिटिव है और 0 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ये पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है, लेस देन 0 होता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होता है। और इस केस में बच्चों 0 पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो बच्चों अगर आप दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर लें तो a इंटू F0 का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। a इंटू F0 का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और क्लियर कट है बच्चों कि जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो भी 0 से बड़ा होगा, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो भी 0 से बड़ा होगा दोनों केसेस में। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से इसको कर रहे हैं। तो ये बात बच्चों आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जब मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्स में तो आपको होगा कि सर ये तो वही सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें आपको क्या याद रखना होगा, इसमें याद रखना होगा आपको ये बॉक्स कि आप इन कंडीशंस को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद इनका इंटरसेक्शन ले लीजिए, आपका खुद ब खुद आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आपने अब तक क्या देखा, आपने देखा रियल रूट्स की क्या कंडीशन है, इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के हैं क्या कंडीशन है, लेस देन के हैं क्या कंडीशन है, दोनों रूट्स जो होते हैं यानी कोई नंबर है अगर उसके बीच में लाई कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, दोनों रूट्स पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़े हैं उसकी कंडीशन क्या है। अब आप देखने जा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, बोथ रूट्स ऑफ fx is equal to 0 is less than 0। लेस देन 0 का मतलब आप उसको नेगेटिव भी कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप उसको नेगेटिव भी कह सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने मैंने लिखी हुई है कि बोथ रूट्स ऑफ fx is equal to 0 is negative। तो नेगेटिव होने का मतलब दोनों लेस देन 0 है। तो सबसे पहले वाला केस अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो a लेस देन 0 हुआ, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू उस पे देखो क्या होगी, 0 पर फंक्शन की वैल्यू उस पे नेगेटिव होगी, यानी f0 इज लेस देन 0। दूसरा केस देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। और उसके बाद अगर हम बाद वाले केसेस देखें तो वो भी समझ में आ रहे हैं हमको कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, यानी कि नेगेटिव आएगी। सिमिलरली यहाँ पर 0 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब a आपका पॉजिटिव है। तो अगर हम चारों कंडीशंस को कंबाइन कर दें तो हम कहेंगे कि ये कंडीशंस तभी एग्जिस्ट कर रही हैं जब दो रूट्स हो अलग अलग या दोनों इक्वल रूट्स हो, इसका मतलब d ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। और अगर हम चारों केसेस में ध्यान दें तो एक कंडीशन सभी के लिए कॉमन है कि a इंटू F0 का प्रोडक्ट जो है वो हर केस में पॉजिटिव है। अगर हम a नेगेटिव है F0 भी नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो 100% क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो दिस इज द वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 100% लेस देन 0 होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो 100% लेस देन 0 होगा। तो आपके पास ये तीन कंडीशंस है, इन तीन कंडीशंस को आपको सॉल्व करना होगा और आपके पास फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशंस जो आपको एग्जाम में भूल जाने पर खुद ही फुलफिल करनी होती है। तो ये डायग्राम आगे चल के आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे रफली, और खुद ही कंडीशंस आप जनरेट कर ले जाएंगे, क्योंकि आगे चल करके आपको इतने टाइम बाद याद नहीं रहेगा। तो आप कंडीशंस आपको खुद ही बना करके खुद ही मैनिपुलेट आप करने चालू कर देंगे अपने आप से, तभी आपसे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और मेंस लेवल के क्वेश्चंस हो पाते हैं। तो अभी तो मैं आपको पूरी बनी बनाई कंडीशंस दे रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर आप ये कंडीशंस याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए आप क्या करिए कि जो ग्राफिकल एनालिसिस जो मैं आपको समझा रहा हूँ
तो ग्राफिकल एनालिसिस आप भी करना सीख जाइए, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूँ उतनी देर से, एक ही काम तो कर रहा हूँ, या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव लेता हूँ या तो नेगेटिव लेता हूँ, या डी ग्रेटर देन 0 लेता हूँ या डी इक्वल टू 0 लेता हूँ। उसके बाद उसकी पोजीशन के आधार पर कंडीशन जनरेट कर दे रहा हूँ। कर तो मैं भी इतनी देर से यही रहा हूँ, और तो कोई कर नहीं रहा हूँ काम, लेकिन ये आप एग्जाम में भूल जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने आ रही है, जो सबसे ज्यादा बार अब तक एडवांस के एग्जाम में यूज हो चुकी है, कि बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। दोनों रूट्स आपके अपोजिट साइन के हैं। अपोजिट साइन का मतलब आप समझते होंगे कि एक रूट अगर पॉजिटिव है, एक रूट अगर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दो रूट्स अगर अपोजिट साइन के हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा, ये मतलब है। अगर हम उसकी ग्राफिकल एनालिसिस आपको और ढंग से कराएं तो ग्राफिकल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि अगर एक रूट पॉजिटिव है तो वो जीरो के राइट हैंड साइड में होगा, एक रूट नेगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यही कंडीशन बन सकती है। और अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ का नेचर ऐसे बनेगा, ए नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड्स हो जाएगा, तो यही तो नेचर बनेगा। इसका मतलब एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जो दोनों के रूट्स में 100% पड़ेगा। इन दो रूट्स के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज x इक्वल टू 0, वो 100% उनके बीच में जरूर पड़ेगा अगर दोनों रूट्स अपोजिट साइन के, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, आपको थोड़ा सा ही काम करना होता है, ध्यान से देखिएगा। आप क्या करिए, सबसे पहले पहला वाला केस बना लीजिए, जैसे अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाया। तो आप क्या कहेंगे कि ए पॉजिटिव है और 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और अगर आप ग्राफ को पलट देंगे, ए लेस देन 0 कर देंगे तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। एक केस ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो इसका मतलब एक 0 से बड़ा होगा, एक 0 से छोटा होगा, तभी वो अपोजिट साइन के हो सकते हैं। तो बच्चों अगर हम कंडीशंस को कंबाइन करेंगे और ध्यानपूर्वक सोचेंगे तो यहां पर इक्वल रूट्स की कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि अगर रूट्स इक्वल हो जाएंगे तो हमारी कंडीशन तो फुलफिल करेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे दो रूट्स की कंडीशन है, वो भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब इक्वल रूट्स की कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इसका मतलब उसका ग्राफ बनाने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर इक्वल रूट्स होंगे तो वो तो या तो सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ये कंडीशन फुलफिल थोड़ा ना हो पाएगी कि दोनों अपोजिट साइन के। तो ऐसे केस में इक्वल टू 0 वाली कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो सिर्फ यही दो कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। और ऐसे केस में जो आपको आंसर निकालना होगा वो d ग्रेटर देन 0 और a इंटू f0 का प्रोडक्ट लेस देन 0, इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और उनका आपको आपस में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। तो आपको बात ये बच्चों समझ में आना चाहिए कि दोनों रूट्स अगर अपोजिट साइन के हैं तो एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसा होता है कि x इक्वल टू 0 जो उनके बीच में जरूर पड़ेगा, और उसी के आधार पे हम कंडीशंस बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो ये केस तो बहुत आसान होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इसका मतलब एक +2 एक -2 है, एक +3 एक -3 है। इसका मतलब यहां पर d इक्वल टू 0 वाला तो केस होएगा ही नहीं। अगर d इक्वल टू 0 वाला केस हो गया तो केस तो यहाँ पे लग ही नहीं पाएगा। यहाँ पे तो जो केस लग सकता है वो d ग्रेटर देन 0, यानी कि दो अलग अलग रूट्स के लिए ही लग सकता है, तभी वो अपोजिट साइन के लिए हो सकते हैं, है ना। और अगर हम कह देंगे दोनों रूट्स इक्वल है तो फिर तो भैया उनका साइन भी सेम हो जाएगा, तो उसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर दोनों रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, अगर इस तरह से लिखा हो तो उसका मतलब एक +2 एक -2 है, एक +3 एक -3 है, तो आप 100% कह सकते हैं कि उनका जो सम ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और दो रूट्स हैं तो d ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपको ये दो कंडीशंस 100% याद रखनी होंगी और इसी बेसिस पे आप अपना आंसर निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना होता है। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव
नेक्स्ट कंडीशन है एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो या दोनों रूट पॉजिटिव हो। यही तो मतलब हुआ कि एटलीस्ट का मतलब आपको समझाया जाता है कि कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो या तो दोनों रूट पॉजिटिव हो। यही तो मतलब हुआ एटलीस्ट का मतलब। तो कैसे करेंगे आप? चलिए इसके लिए हम लोग केसेस बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। तो क्या केस बन सकते हैं? या तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या तो एक पॉजिटिव हो एक इक्वल टू जीरो हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो। तो ये तीन कंडीशंस यहां पे बनती है। इस केस को आपको समझना पड़ेगा ध्यानपूर्वक। या तो दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव का मतलब दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, दोनों रूट्स पॉजिटिव होने का मतलब एटलीस्ट का है। यहाँ पे एटलीस्ट मतलब एक तो पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए, तो दूसरा आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा आप जीरो भी ले सकते हैं। यही तो तीन कंडीशंस बनेंगी। तो आपको ये कंडीशंस याद रखनी होंगी कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव हो सकते हैं या रूट्स आर अपोजिट इन साइन हो सकते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आपको ये कंडीशन समझ में आने चाहिए कि या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हो, या तो वो अपोजिट इन साइन हो, या तो एक पॉजिटिव हो और एक इक्वल टू जीरो हो। यही तीन कंडीशंस हो सकती है जब आपके पास एग्जाम में लिखा हो कि एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करके सॉल्व करनी पड़ेंगी। इसके लिए आप ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के ग्राफ आप ऑलरेडी अभी बना चुके हैं कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हो यानी दोनों रूट्स जीरो से बड़े हो। बना चुके हैं ना? तो इसका मतलब d ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, a इंटू एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट भी जीरो से बड़ा होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हो। तो अपोजिट साइन का अभी हमने केस जस्ट इसके ऊपर किया है कि d ग्रेटर देन जीरो हो, a इंटू एफ जीरो भी लेस देन जीरो हो जाएगा। और उसके बाद एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट्स इक्वल टू जीरो हो। तो ये तो बहुत आसान केस हो गया। दो रूट्स हैं तो उसका मतलब d ग्रेटर देन जीरो हो गया। एक रूट आपका इक्वल टू जीरो है, तो ये तो बहुत कह के ही बता रहा है अगर रूट आपका जीरो है तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू तो जीरो ही आएगी, क्योंकि उसने साफ साफ दिया है कि एक रूट आपका क्या है, इक्वल टू जीरो है। तो यानी जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो आपको पास ये कंडीशंस, तीनों कंडीशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इनका आपस में यूनियन लेना पड़ेगा। यानी पहली कंडीशन सॉल्व करिए, पहली कंडीशन सॉल्व करिए। जब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस में तो आपको समझ में आएगा। पहली कंडीशन सॉल्व करिए, इनका इंटरसेक्शन लीजिए। दूसरी कंडीशन सॉल्व करिए, इनका इंटरसेक्शन लीजिए। तीसरी कंडीशन सॉल्व करिए, इनका इंटरसेक्शन लीजिए। फिर तीनों का यूनियन ले लीजिए, तब आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आप इसकी ग्राफिकल एनालिसिस खुद से भी कर सकते हैं, आपको बहुत ही क्लियर कट ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपके मन में होगा कि सर जिस तरह से लिखा है कि एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, वैसे लिखा हो सकता है एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव। इसका मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव हो। दोनों रूट्स नेगेटिव का मतलब दोनों रूट्स लेस देन जीरो, ऐसे भी तो कह सकते हैं। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो एक जीरो हो। ये तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो ऐसे केसेस में फिर से आपको ये तीनों केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे और तीनों का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया, इसको सॉल्व करिए। सेकंड केस हो गया, इसको सॉल्व करिए। थर्ड केस हो गया, इसको सॉल्व करिए। और फिर आपस में इनका आप क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और अब आप ग्राफिकल एनालिसिस करना खुद सीख गए हैं, तो कोई कंडीशन अगर भूल जाए तो ग्राफ बना करके आपको लोकेशन ऑफ रूट्स में रूट्स की लोकेशन रख करके आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या कंडीशंस यहाँ पे बन सकती है। तो आई थिंक आप लोग को ये कंडीशंस पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट, अब आपके पास और भी कंडीशंस हो सकती हैं। लास्ट टू कंडीशंस हैं, तो आपको पेशेंस रखना होगा कि लास्ट टू कंडीशंस हम लोग किस तरह से करेंगे। उसमें कंडीशन है बोथ रूट्स लाई इन बिटवीन k1 एंड k2। दोनों रूट्स लाई करें, k1 और k2 दो नंबर्स हैं उनके बीच में। तो देखिए आपके पास एक केस तो ये हो सकता है
और दूसरा केस ये रूट्स हो सकता है, क्योंकि दो रूट्स की बात चल रही है। तो पहला केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि इस पे K1 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, K2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। इस पे ध्यान से देखें, K1 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, K2 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है जब a लेस देन 0 है। ठीक है, तो अगर आप बातों को कंबाइन करेंगे तो आपको और बातें सब क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, इसमें a इंटू FK1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। a इंटू FK2 ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर सेकंड केस के लिए भी देखें तो a इंटू FK1 पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। मतलब पहला भी लेस देन 0 है, दूसरा भी लेस देन 0 है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों केसेस के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या बन के आ रही है कि a इंटू FK1 0 से बड़ा है, a इंटू FK2 0 से बड़ा है। और ये कंडीशन आप इक्वल रूट्स के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि दो इक्वल रूट्स भी K1 और K2 के बीच में लाई कर सकते हैं। इक्वल रूट्स वाला ग्राफ भी आप बना सकते हैं अपने आप से। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ये देखिए इक्वल रूट्स वाला ग्राफ, K1 और K2, ध्यान से देखिए उसके दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में अभी भी लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे d ग्रेटर भी 0 से हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। और सेम कंडीशंस यहाँ पे रहेंगी कि अगर a पॉजिटिव है तो FK1 भी पॉजिटिव होगा, FK2 भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब a इंटू FK1 भी पॉजिटिव होगा, a इंटू FK2 भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली आप इस वाले केस के लिए भी बना सकते हैं कि जब a लेस देन 0 हो, K1 हो, K2 हो, तो K1 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, K2 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू FK1 भी पॉजिटिव होगा, a इंटू FK2 भी पॉजिटिव होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और उसमें क्लियर कट एक बात और नजर आती है कि इसमें वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट दो फिक्स नंबर्स के बीच में लाई करता है, वो है K1 और K2। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट लाई करता है K1 और K2 के बीच में। ये बात आपको याद होगी। दीज आर द कंपलसरी कंडीशंस। तो आप इनको पहले समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर जैसा हो बताइए। मैं रुक जा रहा हूं अभी। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट कंडीशन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि K1 एंड K2 ये जो दो रूट्स है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ हम लोग चल गए। K1 एंड K2 लाई बिटवीन रूट्स, क्योंकि दो रूट्स, पहले हमने क्या कंडीशन बनाई कि दो रूट्स जो है वो K1 और K2 के बीच में लाई करते हैं। अभी जो आपने पढ़ा उसमें देखा कि दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में लाई करते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये भी तो हो सकता था कि K1 एंड K2 लाई बिटवीन रूट्स, कि वो दो रूट्स जो K1 एंड K2 है वो दो रूट्स के बीच में लाई कर जाए, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। तो मैंने आपको बताया ना, इस तरह के केसेस बन सकते हैं। अगर आप खुद से ग्राफ बनाने की आदत डाल देंगे तो आपको इस तरह के केसेस में कंफ्यूजन आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट केस आपके सामने आ गया है कि K1 एंड K2 लाई बिटवीन रूट्स। K1 और K2 जो है वो लाई करते हैं रूट्स के बीच में। K1 एंड K2 लाई बिटवीन रूट्स। देखिए, तो आपके पास ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे बना रखी है कि A पॉजिटिव होगा, K1 और K2 दोनों पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। और ये भी केस पॉसिबल हो सकता है कि K1 और K2 दोनों पर फंक्शन की वैल्यू आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव है और A भी नेगेटिव है। अगर हम इन कंडीशंस को क्लब करेंगे तो ये कंडीशंस क्लब करने पर आपको क्लियर कट नजर आने लगेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और ये कंडीशन दो रूट्स के होने पर ही हो सकती हैं, दो इक्वल रूट्स के होने पर नहीं हो सकती हैं। अगर दो इक्वल रूट्स होंगे तो उनके बीच में K1 K2 लाई कैसे करेंगे, नहीं लाई कर पाएंगे। तो ऐसे केस में आपके पास इक्वल टू जो रूट्स होंगे इक्वल टू 0 वाला, d इक्वल टू 0 वाला केस नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर दोनों केसेस को कंबाइन करेंगे तो आपके पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी कि d ग्रेटर देन 0 है, a इंटू FK1 लेस देन 0 है, a इंटू FK2 लेस देन 0 है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये आपको याद रखनी होगी, तभी ये वाला केस आंसर आ पाएगा। और अगर कोई कहता है कि K1 एंड K2 लाई बिटवीन रूट्स, या कोई दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकता है कि वन रूट इज लेस देन K1, अदर रूट इज ग्रेटर देन K2, ऐसे भी कह सकता है। इन दोनों का मतलब एक ही हुआ। ध्यान से देखिए, एक रूट आपका K1 से कम है और दूसरा रूट आपका K2 से बड़ा है, तो बात घुमाने फिराने के तरीके हैं, लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी। तो आप चाहे कहिए कि K1 एंड K2 लाई बिटवीन रूट्स, आप ये भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि वन रूट इज लेस देन K1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन K2, ये भी कंडीशन आप कह सकते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है। बच्चों, आपके सामने जो हम लोगों ने अभी सारी कंडीशंस पढ़ चुके हैं, उन कंडीशंस पे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। तो जैसे अभी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m इज इक्वल टू 0, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m सच दैट, कितनी कंडीशंस यहाँ पर बनी हुई है, उतनी कंडीशंस आपको सारी सॉल्व करनी होती है एक एक करके। जैसे कह दे कोई आकर के आपके पास सिर्फ पहली कंडीशन कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या हुआ कि आप लिखेंगे d ग्रेटर देन 0, उसको सॉल्व करेंगे, आपके पास कंडीशन निकल करके आ जाएगी। तो मैं क्वेश्चन ये आपको अब खुद से लिख करके देता हूं ताकि आप भी इसको करते चले जाए। तो देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन अब खुद से सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं लिख करके, शायद आप खुद ही आंसर निकालेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है कि लेट x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ m सच दैट, क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपके पास पहली कंडीशन आपसे पूछी कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये आपकी पहली कंडीशन। इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? आप कहोगे सर ये तो काफी सिंपल सी कंडीशन है, इसमें d ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले आप हर इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो आपका a1 आ रहा है और b जो आ रहा है माइनस टाइम्स m माइनस 3 आ रहा है, और जो c है आपका वो m आ रहा है। रियल एंड डिस्टेंट में तो इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ हाँ, ग्रेटर देन होता है। वही लिखा है बेटा, देखो। तो अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके मेरे को आंसर टैली कराइए जल्दी से। b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे आप, या आपने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर क्लियर कट आपको आंसर नजर आएगा। इसको नंबर लाइन पर अरेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आएगा 1 और फिर आएगा 9, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आपके पास कंडीशन जनरेट हो करके आ जाएगी। m बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी।
अब आपके पास दूसरा केस भी हो सकता है, वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड केस, बोथ रूट्स आर इक्वल, तो उसके लिए आप d इक्वल टू 0 कर दीजिए। जैसे 0 करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9 और m इज इक्वल टू 1। इमेजिनरी रूट्स के लिए d लेस देन 0 होता है, ये याद रखिएगा। तो अगर आपसे इमेजिनरी रूट्स के लिए कहा जाए तो आप तुरंत d लेस देन 0 कर दीजिएगा। तो इस तरह से कंडीशंस बनाई जा सकती हैं और कंडीशंस बना करके कोई भी एक क्वेश्चन दे सकते हैं और उस क्वेश्चन को आपको धीरे धीरे सॉल्व करना होता है। तो आपको ये तरीका यह समझ में आ गया होगा। थर्ड केस आप नॉट रियल के लिए कर लीजिए, इसका मतलब d लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब m-1 m-9 लेस देन 0 हो जाएगा। इसको अगर आप नंबर लाइन पे अरेंज कर लेंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। काफी इजी सा काम है, इसकी तो आपको आदत पड़ गई होगी करने की। यानी m बिलोंग टू 1 से 9, अगर m आपका 1 से 9 के बीच में होगा तो आपके नॉन रियल रूट्स, जिसको आप इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं, वो होगा। इस तरह से बच्चों काफी सारे केसेस बना सकते हैं और केसेस बना करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर हम फोर्थ केस देखें, मान लीजिए मैंने कोई फोर्थ केस बना दिया, मैंने लिख दिया बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, मैंने लिख दिया बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ये आपका फोर्थ केस है। तो दोनों रूट्स k से बड़े हैं, तो याद करिए दोनों रूट्स जब k से बड़े होते हैं तो क्या कंडीशन आप लिखते हैं? दोनों रूट्स k से बड़े होते हैं तो आप क्या कंडीशन लिखते हैं, वो कंडीशन लिखिए और उनको सॉल्व करके उनका आपस में इंटरसेक्शन लीजिए। और यदि आपको कंडीशन अभी तक नहीं याद है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, वो कंडीशन सबसे फोर्थ वाली थी जो आपके सामने है। यानी आप d ग्रेटर और इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन है m वाली, a इंटू एफ के को 0 से बड़ा करेंगे और माइनस b बाई 2a को k से बड़ा यानी 2 से बड़ा करेंगे। तो आपके पास कंडीशंस क्लियर कट आपको नजर आ रही है, उसको आप सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। तो मैं वापस वहीं पहुंच चला जाता हूं। तो आपके पास ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आप कंडीशंस लगाइए। सबसे पहले d ग्रेटर और इक्वल टू 0, a इंटू एफ के, a आपका क्या है 2, एफ के में k क्या है 2, यानी कि 2 इंटू F2 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना भाई, k की जगह यहाँ पर क्या दिया है, k की जगह यहाँ पर 2 दिया है, बस यही तो फर्क है और कुछ थोड़ी नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में जहां जहां k है वहां पे 2 डाल दीजिए, तो 2 इंटू F2 क्या हो जाएगा 0 से बड़ा, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई 2 है, वो भी 2 से बड़ा हो जाएगा। इन तीनों कंडीशंस को आप सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, जब सॉल्व करेंगे तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। तो कंडीशंस कौन सी सॉल्व करनी है, d ग्रेटर और इक्वल टू 0, 2 इंटू F2 ग्रेटर देन 0 और माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन 2। ये तीनों कंडीशंस जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, उसकी कंडीशन ऑटोमेटिक आपके पास निकल करके आ जाएगी। तो आई थिंक आप हमारी बात समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जब आप इंटरसेक्शन वगैरह लेंगे तो आपके पास ये आएगा फाइनल आंसर। आप अपनी कॉपी में लेकर के चेक करिए, इंटरसेक्शन वगैरह निकालिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 9 से 10 आएगा, जहां पे 9 इंक्लूडेड होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा।